मॉडल पेपर को 2 भागों में बाँटने का मेरा एक मजबूरी हो गया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो इसको मुझे अपलोड करने में तो इसको 2 पार्ट में करना पड़ा। इसमें आप लोग 25 से लेके 70 तक प्रश्न को आप देखेंगे, और इसमें भी जो है वो काफ़ी ठूस-ठूस के मटेरियल जो है वो भरा गया है। यदि इसको आप देख लेंगे तो आपका ये बहुत ही क्वेश्चन को कवर करने वाला है, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आपको इतिहास और हिंदी और गृह विज्ञान अन्य विषयों पे भी काम चल रहा है, संस्कृत पे भी काम चल रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चीनी का उत्पादक राज्य अधिक है? तो इसका मैं आप बताऊंगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा इस लौ इस्पात संयंत्र, इस्पात मतलब स्टील होता है, इसको याद रखेंगे। स्टील का जो उत्पादन किया जाता है, जो जंगरोधी लोहा होता है, तो ये भद्रावती है कर्नाटक में, ठीक है ना। और ये वर्ष पश्चिम बंगाल में है, ये दुर्गापुर। बोकारो है जो है वो झारखंड में है, और आसनसोल भी जो है वो पश्चिम बंगाल में है। बड़ोदरा आपको बताते चलें, बड़ोदरा जो है वो गुजरात राज्य में है ना, ये पूछता है, तो इसको याद रखेंगे बड़ोदरा। चलिए बताते चलें, ब्रटलैंड आयोग जो है इसके बारे में थोड़ा सा, तो ये सतत विकास से संबंधित है। सतत विकास क्या है, या इसको हम समपोषणीय विकास भी कहते हैं, समपोषणीय विकास भी कहते हैं, या इसको अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या नीचे देख सकते हैं लिखा भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या इसको चिर विकास भी कहते हैं, हरित विकास भी कहते हैं। इसके कई नाम है, ध्यान देंगे। तो ये ब्रटलैंड आयोग ये है, क्या इसने किया था, तो 1987 में 1987 में इसने एक रिसर्च पेपर लिखा था, जिसमें था अंग्रेजी में था आवर कॉमन फ्यूचर। ये भी कभी कभी पूछा हुआ प्रश्न है कि आवर कॉमन फ्यूचर किसने प्रस्तुत किया था, तो ये ब्रटलैंड आयोग ने। या इसको हिंदी में कभी कभी पूछ देता हमारा साझा भविष्य, तो ये 1987 में प्रस्तुत किया गया था। और इन्होंने जो संकल्पना दी थी उसको हम सतत विकास, समपोषणीय विकास या चिर विकास। और ये होता क्या है, ये संकल्पना कहती क्या है कि हमें जो प्राकृतिक संसाधन है उसका इसी प्रकार से उपयोग करना चाहिए सोच समझ के, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को वो उसी रूप में मिल सके। जैसे यदि मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं, यदि बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक डालते हैं, तो क्या होता है, मिट्टी की गुणवत्ता ह्रास होती है, तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उनको मिट्टी उसी रूप में नहीं मिल पाएगी। तो इसको मतलब संसाधन जो है, ऐसे संसाधन जिनमें गुणवत्ता का ह्रास होता है, वैसे संसाधनों को हमें बहुत सोच समझ के उपयोग करना चाहिए। तो ये होता है सतत विकास। ये भी 2 नंबर के प्रश्न में पूछा हुआ है, तो आप इसको थोड़ा याद रखेंगे। देखिए, जहाँ थोड़ा स्पीड मेरी यदि अधिक होगी तो उसको रोक के आप 1-2 बार आप उस टॉपिक को सुन सकते हैं दोबारा भी, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, एक ये टॉपिक है जैव विविधता, थोड़ा इसके बारे में भी चर्चा कर देते हैं। तो जैव विविधता जो है वो क्या होता है, तो किसी स्थान विशेष पर यदि जितने अधिक से अधिक प्रजातियां पाई जाएंगी, अधिक से अधिक प्रजातियां, तो उससे हम क्या कहेंगे, अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र। जैसे हम आपको बता दें, यदि रेगिस्तान की बात की जाए, तो रेगिस्तान में न जानवर अधिक मिलते हैं, अधिक प्रजातियों की मात्रा मिलते हैं, और न वहाँ पर वनस्पतियां मिलती हैं, तो वहाँ की जैव विविधता क्या होगी, एकदम न्यून मानी जाएगी, ठीक है ना। और यदि इसी प्रकार यदि हम पृथ्वी पर बात करें, तो पृथ्वी पर जो ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पर भी जैव विविधता एकदम समाप्त मानी जाएगी। लेकिन यदि हम यही भूमध्य रेखा के आसपास की बात करें, तो भूमध्य रेखा में क्या होता है कि माने बहुत अधिक बारिश होती है, और यहाँ तापमान भी उच्च रहता है, तो यहाँ पर वनस्पतियों के उगने के, और वनस्पतियाँ जब अधिक उगती हैं तो उस पर निर्भर रहने वाले जीव जंतु भी यहाँ पर संपोषित होते हैं। तो बता दें कि ये जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ये भी कभी पूछ देता है कि विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो विषुवतीय या भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। तो इसको भी थोड़ा आप याद रखेंगे, है ना। और जैव विविधता जो दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। इस प्रश्न को भी आप याद रखेंगे। जैव विविधता जो वर्ष है वो 2001 है, वो 2002 में पारित किया गया था, ये भी कभी कभी पूछ देता है। तो जैव विविधता जो एक्ट है अधिनियम में 2002 में पारित किया गया था। चलिए, हरिके बांध किस राज्य में है, तो बताते चलें कि हरिके जो बांध है वो पंजाब राज्य में है, यहाँ पंजाब राज्य में है ना। और ये क्या होता है कि जैसे ब्यास और सतलज, ठीक है ना, आपको हमने बताया था झ छ रा व स, ये कोड याद रखेंगे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो ब्यास और सतलज नदी जहाँ मिलती है उस स्थान को हम कहते हैं हरिके बैराज, है ना। और यहीं से क्या निकाली गई है, भारत की सबसे जो लंबी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, ठीक है ना।
इंदिरा गांधी नहर जो है वो पंजाब राजस्थान से होते हुए पंजाब और राजस्थान राज्यों में सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति करती है, तो इसको भी थोड़ा आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेल मार्ग किस मार्ग पर चली है, तो ये मुंबई से ठाणे चली थी, 1853 में चली थी। इस समय यहाँ का जो वायसराय थे वो लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। 3 प्रश्न जो है इससे संबंधित है वो पूछता है। भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ? अगला प्रश्न है कि भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ, तो बताते चलें ये प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही जो यहाँ पर शुरू किया गया था, और सबसे पहली जो उड़ान है वो इलाहाबाद से गंगा के इस पार से और गंगा के उस पार जो स्थान है इलाहाबाद से नैनी तक उड़ी थी, डाक सेवा लेके उड़ी थी, तो इसको याद रखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर जो है वो उत्तर ऊपर होता है, तो उत्तर में यहाँ पर श्रीनगर स्थित है ना, और यहाँ दक्षिण में सबसे जो अंत में स्थान है उसको हम कन्याकुमारी कहते हैं। तो उत्तर से दक्षिण को जो जोड़ने वाला जो गलियारा है इसको हम ये एक गलियारा ये हो गया, और दूसरा एक गलियारा इधर जो है वो पोरबंदर से लेके और यहाँ असम में एक सिलचर है, तो इसको हम पूरा पश्चिम गलियारा बोल सकते हैं। तो देखिए आपको मॉडल पेपर में उत्तर दक्षिण दिया है, हो सकता है पूछ ले पूरा पश्चिम, है ना, तो पूरा पश्चिम ये याद रखेंगे पोरबंदर, है ना, पोरबंदर से और पूरब में असम के सिलचर तक, ठीक है ना, असम में एक स्थान है सिलचर, तो इनको जोड़ने वाला जो है वो पूरा पश्चिम गलियारा है। दोनों काटते किस जगह पे ये भी कभी पूछ देता है, तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी स्थान पे काटते हैं, तो पूरा पश्चिम गलियारा, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीनगर को कन्याकुमारी से। अगला प्रश्न है कि ये हजीरा किस राज्य में है, तो बताते चलें, थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, और हजीरा जो है वो गुजरात में है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक पाइपलाइन है भारत में जिससे पेट्रोलियम गैस का परिवहन होता है, उस पाइपलाइन को हम कहते हैं HVJ। यहाँ पे कभी कभी बी भी दे देता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अभी इसके बारे में थोड़ा विशद जानते हैं। चलिए HVJ पाइपलाइन देखिए, HVJ पाइपलाइन इसमें क्या है, हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर, ये 3 जिलों को तीन केंद्रों को जोड़ने वाली एक पाइपलाइन है, ठीक है ना। इसमें हजीरा जो हो गया वो गुजरात में हो गया, ये याद रखेंगे। बीजापुर जो है वो हो गया मध्य प्रदेश में, ठीक है, और जगदीशपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में। तो ये क्या है, एक पूछता कहता है भारत की पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है, ठीक है ना। शुरुआत में जब ये बनी थी तो इसकी लंबाई थी 7750 किलोमीटर, इसमें बीच बीच में शाखा नहीं खोली गई थी। 1987 में इसका परिचालन जो है वो शुरू किया गया था। 86 में इस परियोजना की शुरुआत की गई, लेकिन 87 में ये शुरू किया, मैंने यहाँ से उत्पादन शुरू हो गया, परिवहन चालू हो गया। तो और ये गैल जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसकी सहायता से इसको प्रारंभ किया गया था। और ये जगदीशपुर बताते चलें थोड़ा सा इसके बारे में, ये अमेठी जिले में पड़ता है, ठीक है, अमेठी जिले में, और यहाँ पर ये औद्योगिक क्षेत्र है, तो इस स्थान पर, तो ये आपका पाइपलाइन है HVJ। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ, तो इससे संबंधित जितने प्रश्न थे मैंने प्रयास किया कि आपको बता दिया जाए। और मैं एक प्रश्न पढ़ रहा था कि क्रिब्को जो यूरिया आती है, यूरिया उसकी एक कंपनी है बनाने वाली, उसको हम बोलते हैं क्रिब्को। तो क्रिब्को पूछा था कि क्रिब्को को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो यही जो HVJ जो पाइपलाइन है इसी गैस संयंत्र से इसको ऊर्जा मिलती है। मैं कल कहीं प्रश्न पढ़ रहा था तो सोचा बता दूंगा आपको। एक क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा गुजरात का पत्तन है, तो देखिए इसका जो गुजरात का पत्तन है वो कांडला है। देखिए ये क्या है, पूछता है कि भारत का जो पहला जो है वो मुक्त व्यापार, ठीक है, मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है वो मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला पत्तन कौन सा है, तो ये है कांडला, और इसका नाम जो हो गया है बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पत्तन हो गया है, ठीक है ना। इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय पत्तन के नाम से भी इसको हम जानते हैं, इसको याद रखेंगे। तूतीकोरिन जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है, पारादीप जो है उड़ीसा में है, एन्नोर जो है वो ये भी तमिलनाडु में है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसमें तो कोई बदल के प्रश्न पूछा है। चलिए अगला प्रश्न है कि मैंगलोर पत्तन कहाँ स्थित है, तो ये बताते चलें कि ये कर्नाटक में है, ठीक है ना। मैंगलोर या न्यू मैंगलोर भी इसको कभी कभी लिख देता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये कर्नाटक में है। अन्य ऑप्शन पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो केरल में कौन कौन से पत्तन है, तो ये है कोचीन या केरल, ये कोचीन या कोच्चि दोनों एक ही है। उड़ीसा में क्या है, पारादीप और गोपालपुर है। मर्मुगोवा में मर्मुगांव है, इसको याद रखें। देखिए भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार का वहन होता है, ध्यान देंगे
तो ये कहाँ से होता है? समुद्री मार्ग से। किसी भी कोई भी यदि देश यदि समुद्र से तट से जुड़ा है तो ऐसे देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उसका विदेशी व्यापार मतलब आयात निर्यात का जो कार्य है वो समुद्र, क्योंकि यह क्या है? सबसे सस्ता मार्ग होता है, ठीक है ना। भले समय लगता है लेकिन सबसे सस्ता होता है। तो ये अधिकांश जो विदेशी व्यापार जो होता है वो समुद्री मार्ग से, तो इसको याद रखेंगे। शहरी धूम्र कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? तो कोहरा जानते हैं, कोहरा हवा में होता है। तो ये जो प्रदूषण भी है वो वायु या हवा प्रदूषण से संबंधित है। इसको कभी कभी धूम्र कोहरा को स्मॉग भी दे सकते हैं ना, ठीक है। स्मॉग क्या है? तो ये धूम्र कोहरा में हम जानेंगे कि धूम्र कोहरा को हम स्मॉग भी कहते हैं, हिंदी में स्मॉग कहते हैं। ये स्मोक मतलब होता है धुआं और फॉग मतलब होता है कोहरा, ठीक है ना। तो स्मोक और जब कोहरे के समय में, देखिए ये पूछा हुआ प्रश्न है कि 2 नंबर में कि स्मॉग क्या होता है। तो जब जाड़े के शीत ऋतु में जब कोहरा पड़ता है उसमें जब धुआं मिल जाता है तो बड़ा ही एकदम घोटू माहौल बनाता है, और इससे बहुत चीन में एक बार में बहुत ज़्यादा लोग मरे थे, इसलिए यह जो है काफ़ी प्रचलित है। और इस समय दिल्ली में यह जो है जब जाड़ा शुरुआत होती है तो नवंबर दिसंबर के समय में, या इस समय का जो दिसंबर का जो मौसम है, इस समय स्मॉग की समस्या बनी रहती है। तो इससे श्वास संबंधी रोग होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये भी पूछता है कि स्मॉग से कौन सा, तो श्वास संबंधी जो रोग होते हैं वो स्मॉग से होते हैं। ध्वनि प्रदूषण, देखिए ध्वनि को मापने की जो इकाई है वो डेसिबल होती है, इसको आप याद रखेंगे। तो ध्वनि प्रदूषण के लिए डेसिबल। इसको एक और प्रश्न पूछता है कि जल प्रदूषण को नापने का इकाई क्या है? वो बोर्ड है। मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब होता है कि जो जल में जो जीव रहने वाले हैं उनकी ऑक्सीजन की डिमांड जो पूरी होती रहे, तो उसको नापने के लिए इस पैरामीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये है बोर्ड। चलिए बताते चलें, ये हीराकुंड परियोजना की जब बात आएगी तो हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी पर बना है और ये उड़ीसा राज्य में है, ये ध्यान रखेंगे। और ये विश्व का, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। लंबाई के मामले में, ऊंचाई नहीं बल्कि लंबाई, ठीक है ना। ऊंचाई के मामले में जब बात की जाएगी तो गंगा की एक सहायक नदी है वो है भागीरथी, ठीक है ना। भागीरथी और बिलंगना यहाँ पे जहाँ पे है, तो इस पे एक बना हुआ भागीरथी पर टिहरी डैम, ये सबसे ऊंचा डैम है, ये 261 मीटर है इसकी ऊंचाई जो है। और ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है और ये सबसे लंबा डैम है लंबाई के मामले में, इसको याद रखेंगे, ठीक है। कृष्णा नदी के बाद की बात की जाए तो गंगा नदी पे और एक याद आ गया, भीमगोड़ा। भीमगोड़ा की बात की जाएगी तो भीमगोड़ा भी ये गंगा की नदी पे अंग्रेजों के समय में बना था, ये हरिद्वार जिले में है, तो इसको भी थोड़ा याद रखेंगे। और एक डैम और बता दें, जब गंगा सागर मतलब कलकत्ता में गिरने से पहले, मतलब जब यहाँ से बढ़ती है 2 भागों में, तो यहीं पे एक डैम बनाया गया है। गंगा जब 2 भागों में बढ़ जाती है, एक जो है यह इसकी शाखा चली जाती है बांग्लादेश में, और दूसरी जो शाखा है वो हुगली नदी के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहीं पर एक डैम बना है, इसका नाम है फरक्का, इसको भी आप याद रखेंगे। फरक्का बांध जो है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ठीक है, पश्चिम बंगाल से। चलिए, कृष्णा नदी के 2 डैम हैं, एक है श्रीशैलम, ठीक है, श्रीशैलम, और दूसरा जो डैम है वो है नागार्जुन सागर बांध, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और ये नागार्जुन सागर जो है ना वो सबसे बड़ा डैम है, बड़ा बांध है, सबसे बड़ा है, मतलब इसकी क्षमता के आधार पे, ठीक है। गोदावरी नदी की बात की जाए तो इस पे पोचावरम और पोचमपाद 2 बांध हैं, इनको याद रखेंगे। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बढ़ जाने के बाद तो पोलावरम याद रखेंगे, ये आंध्र प्रदेश में है। पहले दोनों ही आंध्र प्रदेश में हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अब ये पोचमपाद जो है वो तेलंगाना में है, इनको भी आप थोड़ा याद रखेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को काफ़ी हमने प्रयास किया। देखिए मैंने प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंटेंट डाला जाए ताकि एक तैयारी से आपकी कई तैयारियां हो सके, है ना। आगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भारत का सूखा प्रवण, ठीक है ना, डॉट प्रॉन मतलब कि जहाँ पर सूखाग्रस्त होता है। तो बताते चलें कि ये केरल, असम और पश्चिम बंगाल, ये तो काफ़ी बारिश वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर, चूँकि ये कोस्टल भी हैं। और ये असम की बात की जाए तो ये पूर्वी घाट, ये पूर्वोत्तर भारत में ये काफ़ी अच्छी वर्षा प्राप्त करता है। इसमें देखा जाए तो गुजरात जो है सबसे कम वर्षा वाला है, और गुजरात में यदि बात की जाए तो गुजरात का ये जो ऊपर का भाग जो है वो कच्छ कहलाता है और नीचे का भाग जो है सौराष्ट्र कहलाता है।
तो कच्छ वाला जो हिस्सा है इसका ज़्यादा है, ये जो है वो ड्रॉट प्रोन है। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर होगा, सही उत्तर होगा गुजरात होगा। अगला प्रश्न है कि मक्का की पेटी कहाँ है? तो मक्का की पेटी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। मक्का एक ऐसी फसल है जिसको थोड़ा सा कम बारिश की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, इसलिए ये जो घास के मैदान है यहीं पर इनको मक्का की खेती जो है वो की जाती है। और ध्यान देंगे, पूछता है कि मक्का की खेती का मुख्य जो उपभोग है वो क्यों होता है? तो यहाँ पर पशुओं को मांसल बनाने के लिए, पशुओं को मांस के लिए, मांस उत्पादन के लिए और दूध उत्पादन के लिए इनको मक्का खिलाया जाता है। मक्का खिलाने से जो पशु हैं वो काफ़ी, उनमें चर्बी बढ़ जाती है, मांस बढ़ जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम जो है वो नौ निश्चयवाद है, इसको याद रखेंगे। और इसके जो प्रतिपादक थे वो थे ग्रिफिथ टेलर। तो प्रश्न जो है वो सीधे सीधे ना पूछ के थोड़ा घुमा के पूछ सकता है, इसलिए याद रखेंगे। ये अमेरिका के, ये यूएसए के रहने वाले थे, इनको भी थोड़ा याद रखेंगे। और निश्चयवाद के जो समर्थक थे वो थे रेडजेल, जो कि मानव भूगोल के जनक भी कहे जाते हैं, इसको याद रखेंगे। संभववाद के हो गया लुसियन फेब्रे, ठीक है, और ये फ्रांस के थे, तो इनको भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक जरूर आएगा तीनों में से। अगला प्रश्न है कि कौन से सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? तो बताते चलें, इसमें जो संसाधन भूगोल है ये उपशाखा नहीं है, शेष इसकी शाखाएं हैं। जैसे लिंग से संबंधित, मतलब महिला पुरुष या थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर है, इसके संबंधित समाज में चूँकि यह एक इसके अंग बनाते हैं। फिर चिकित्सा, ये समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधा है। ये है व्यवहार, समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म, जाति और इससे संबंधित उनके व्यवहारों का अध्ययन करना, ये सब सामाजिक भूगोल के उपशाखा है। ठीक है, लेकिन संसाधन भूगोल किसकी उपशाखा है? तो इसको भी आप जान लेंगे, यह आर्थिक भूगोल की उपशाखा है। इस तरह से भी प्रश्न घुमा के पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन का कौन सा घटक है? घटक मतलब जो है कारक जिसको कहते हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन, अब जनसंख्या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? इसको हम वृद्धि भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और जनसंख्या परिवर्तन होने का मतलब कि या तो वो बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी। तो वृद्धि के जो घटक होते हैं, या वृद्धि होती क्या है? जनसंख्या के परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जब ये घट जाती है तो इसको हम ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं, ध्यान देंगे, ऋणात्मक वृद्धि। और जब ये जनसंख्या बढ़ जाती है तो इसको हम धनात्मक वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि क्या है? जनसंख्या का घटना या बढ़ना या परिवर्तन हो जाना, ये क्या है? जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। और इसके जो कारक हैं, जन्म लेने से, मृत्यु दर से, जन्म दर से, मृत्यु दर से और प्रवास करने से, इन तीनों ही कारकों से क्या होती है? जनसंख्या जो है परिवर्तित होती है। तो ये क्या है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? सभी लोग जानते हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है वो देश है वो है चीन, और दूसरे स्थान पे जो है वो भारत है। तो कभी कभी पूछ देता है, ये क्वेश्चन घुमा देगा कि विश्व में दूसरे स्थान पे कौन सा देश है, या ये पूछ देगा कि भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का सेकेंड स्थान है, प्रथम स्थान पे जो है वो चीन है। चलिए आगे एक क्वेश्चन और पूछता है कि कब तक भारत जो है वो चीन को पीछे कर देगा। तो पहले 2025 तक अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अब 2023 तक उम्मीद है कि ये भारत जो है वो चीन को पीछे कर देगा। और एक और इससे संबंधित क्वेश्चन बता दें आपको कि अभी भारत जो पूरे विश्व की जो जनसंख्या हो गई है वो कितनी हो गई है? 8 अरब हो गई है। और जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाते हैं। तो जनसंख्या से संबंधित इन तीनों प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या यदि पहले स्थान पर चीन हो गया, दूसरे स्थान पर भारत हो गया, तीसरे स्थान पर कौन सा है? तो तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम यूएसए भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे, यूएसए तीसरे स्थान पे है। चौथे स्थान पे जो है वो है इंडोनेशिया, ठीक है। पांचवें स्थान पे कौन है? तो पांचवें स्थान पे पाकिस्तान है, ठीक है। तो 5 स्थान तक कम से कम आप जनसंख्या को याद रखेंगे। छठवें स्थान पे जो है वो ब्राजील है। तो ये आपका क्रम जो है वो थोड़ा याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि इसमें इनमें विकास का संबंध किससे है। तो बताते चलें कि इसमें जो विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, लेकिन गुणात्मक जो होता है वो परिवर्तन होता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। वृद्धि और विकास चैप्टर से ये प्रश्न जो है वो संबंधित है, वृद्धि और विकास, है ना। तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि वृद्धि क्या है। तो वृद्धि जो है वो इसका परिमाणात्मक है, मतलब इसको वृद्धि को मापा जा सकता है। यदि मान लिया कोई पौधा है तो वो कितना बढ़ के, यदि मान लिया 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का है तो उसके परिमाण को नापा जा सकता है। लेकिन क्या होता है कि जो विकास होता है वो परिमाणात्मक भी हो सकता है, और इसको तो बताते चलें, ये वृद्धि जो होती है परिमाणात्मक होती है और विकास जो है परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ये याद रखेंगे, है ना। तो ये कभी कभी इस तरह से पूछ देता है। तो इसको, क्योंकि विकास में क्या है, वृद्धि शामिल है, लेकिन वृद्धि में विकास शामिल नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन मतलब HDI जो रिपोर्ट होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HD और I, ये कौन प्रकाशित करता है। सबसे पहले तो ये बता दें, ये UNDP करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है, ठीक है। और ये 1990 में पहली बार प्रकाशित हुआ था, और 2021-22 में जो भारत की रैंक है वो है 132वीं, ये याद रखिएगा, 132वीं एकदम करेंट डाटा है, ये भी 132वीं है, ठीक है ना। और इसके पहले जो है ये 131 नंबर पर था, तो इसको भी थोड़ा याद रखेंगे। 2020-21 की बात करेगा तो ये 131 नंबर पे था, अब ये इसकी रैंक जो है वो बढ़ के 132 हो गई है। इसमें 3 पहलुओं पर चर्चा होती है, ठीक है ना। एक होता है प्रति व्यक्ति आय होता है, तो इसके जो तीनों पहलू हैं, पहला है प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा साक्षरता, और तीसरा जो होगा जीवन प्रत्याशा। थोड़ा सा इसको बदल सकता है, जैसे इसको शैक्षिक स्तर लिख सकता है, इसको GNI लिख सकता है, ठीक है ना। चलिए, और ये जीवन प्रत्याशा क्या होता है। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है यदि कहीं कोई देश है वहाँ पर जो मरने वाले जो लोग हैं उनकी जो औसत आयु है उसको हम जीवन प्रत्याशा के नाम से हम जानते हैं। मतलब जिंदा कितना दिन रहता है कोई, जैसे यदि 5 वर्ष का एक लड़का, यदि व्यक्ति हैं, एक 5 वर्ष पे मरता है और एक 80 वर्ष पे होता है, तो दोनों का औसत हम निकालेंगे तो 42.5 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह जितने मरने वाले जो व्यक्ति हैं उनके जो आयु का औसत है, मतलब वो औसत आयु कितना दिन जीते हैं, मृत्यु का मतलब नहीं है, बल्कि यहाँ पे हम जीने को कह सकते हैं, ठीक है ना, कि कितना दिन वो जिंदा रहते हैं। तो जिंदा रहने की जो औसत आयु है उसको हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसको देने वाले जो थे वो पाकिस्तानी और शास्त्री महबूब उल हक थे, महबूब उल हक, और भारत के अमर सेन उसमें कुछ थोड़ा सा संशोधन किए थे। तो इसको भी आप याद रखेंगे, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से तृतीय क्रियाकलाप क्षेत्र थे। तो बताते चलें कि तृतीय क्रियाकलाप क्षेत्र जो है वो सेवा क्षेत्र कहलाता है। तो ये सेवा क्षेत्र हो गया। यदि खनन बता दें तो ये आपका प्राथमिक हो गया, ठीक है ना, प्राथमिक हो गया। कुटीर उद्योग हो गया तो ये द्वितीयक हो गया। और ये खाद्य प्रसंस्करण जो है तो ये भी उद्योग के ही अंतर्गत आएगा, तो ये भी द्वितीयक हो गया। तो इसको आप याद रखेंगे। इनमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको कौन से कालर श्रमिक कहते हैं, इसको हमने काफ़ी अच्छे से पिछले वीडियो में समझाया है, उसको जरूर आप देख लेंगे। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, तो जो 5वीं क्रिया होती है वो बहुत विशिष्ट लोग होते हैं उसमें। तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो 5वें आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है, इसको आप याद रखेंगे। परामर्शदाता मतलब सरकार को चलाने के लिए जो सचिव, कैबिनेट सचिव के स्तर के जो लोग होते हैं। विशेषज्ञ में यदि कोई वैज्ञानिक स्तर के यदि कोई व्यक्ति है उसको। निर्णयकर्ता में वही जो कैबिनेट सचिव या जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, तो ये पंचम क्रियाकलापों से इसको संबंधित करते हैं। ये पूरे देश की जो व्यवस्था को संचालित करते हैं। ये 5वीं क्रियाकलाप से संबंधित है। कोल खोज क्या है, तो बताते चलें। कोल खोज जो है वो सामूहिक कृषि को कहते हैं। ये सोवियत संघ में, ठीक है ना, ये रूस वाले क्षेत्रों में जो है ये कृषि की जाती है। ये सामूहिक कृषि, जैसे इसको हम सहकारी कृषि भी कहते हैं। सहकारी कृषि को पूछ सकता है कभी कभी घुमा के कि सहकारी कृषि को सोवियत संघ में क्या कहते हैं, तो कोल खोज कहते हैं। एकल कृषि क्या होता है, एकल कृषि से तात्पर्य है कि यदि कोई कृषि का कार्य यह किया जाए, जैसे केवल वहाँ पर केवल खेती का कार्य हो या केवल पशुपालन का हो, तो इसको हम एकल कृषि कहते हैं, ठीक है।
तो ये कहाँ पे होता है? ये विस्तृत जो व्यापारिक कृषि वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर एकल कृषि पाई जाती है। मिश्रित कृषि क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है तो इसमें कृषि माने खेती बाड़ी का जो काम है प्लस पशुपालन, इसको हम कहते हैं, ठीक है ना, मिश्रित कृषि कहते हैं, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वेल्ड कहाँ है, ठीक है ना। तो वेल्ड कहाँ है? तो वेल्ड बताते चलें, ये घास के मैदान है और दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। तो आइए कुछ एक और ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं इसको? तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं, डाउन्स। न्यूजीलैंड में क्या कहते हैं? तो न्यूजीलैंड में कैंटरबरी कहते हैं, ठीक है। तो आइए एक नज़र घास के मैदानों पर डालते हैं, एक बार दोहरा लीजिए। सवाना जो है, सवाना घास के मैदान जो है वो अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, वेनेजुएला, कोलंबिया और ब्राज़ील, यहाँ पे सवाना कहते हैं, ठीक है, घास के मैदानों को। पंपास कहाँ कहते हैं? तो उरुग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील, मैंने दक्षिण अमेरिका में भी पूछ सकता है ऐसे, तो दक्षिण अमेरिका में क्या कहते हैं इसको? हम पंपास कहते हैं। स्टेपी क्या है? स्टेपी जो है वो रूस पूछ सकता है, या मध्य एशिया में जो होता है स्टेपीज कहते हैं। कैंपास क्या कहते हैं? कैंपास ब्राजीलियन जो उच्च भूमि है, ब्राज़ील का जो पठार है, ठीक है ना, तो उस जगह पे जो वो है वो कैंपास कहते हैं। लानोज कहाँ कहते हैं? तो लानोज वेनेजुएला में कहते हैं। सेल्वाज कहाँ कहते हैं? सेल्वाज जो है अमेजन बेसिन में कहते हैं। सेराडो कहाँ कहते हैं? तो सेराडो ब्राज़ील में कहते हैं, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। साहेल जो है वो घास के मैदान कहाँ है? तो अफ्रीका में लाल सागर से लेकर अटलांटिक सागर तक का जो क्षेत्र है, जैसे ये ब्राज़ील का जो भाग है, आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। और सॉरी, तो ये आप ध्यान देंगे, ये लाल सागर से लेके, मतलब ये जो एरिया है लाल सागर का, यहाँ से लेके और अटलांटिक महासागर तक का जो ये जो घास के मैदान है, इन जगहों पे इसको हम साहेल कहते हैं, इसको याद रखेंगे। देखिए जो वेल्ड अभी दक्षिण अफ्रीका पूछा था, इसको आपके वेल्ड। न्यूजीलैंड कैंटरबरी हो गया है ना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया भी हो गया। उत्तरी अमेरिका में क्या हो गया? ये प्रेरी हो गया। हंगरी जो है, हंगरी जहाँ की राजधानी बुडापेस्ट है, यूरोप में पड़ता है, यहाँ की घास के मैदान जो पोस्टाज कहते हैं। श्रीलंका में इसको पटाना कहते हैं। आगे पटाना श्रीलंका में हो गया, और इसके बाद ये पोर्कलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, ये डाउन्स का ही एरिया है, डाउन्स उसी में छोटे भाग को हम पोर्कलैंड भी कहते हैं, पार्कलैंड भी कहते हैं, ठीक है। प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका, फिर से वही यूएसए कनाडा का जो एरिया है उसमें हम प्रेरी कहते हैं। लानोज जो है, यहाँ ध्यान देंगे दोनों अलग अलग है ना, तो अमेजन बेसिन के उत्तर में जो है वो लानोज है, और ये दक्षिण में जो है वो कंपास है, ठीक है। फिर ये पार्कलैंड जो है वो अफ्रीका में भी पाया जाता है, और स्टेपी जो है वो ट्यूनीशिया दिया है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो ये इन सबों को आप वो ले लेंगे स्क्रीनशॉट। ये उष्णकटिबंधी ये हो गया, और ये हो गया शीतोष्णकटिबंधी घास के मैदान। अगला प्रश्न पूछा है कि अंगूर की खेती किससे संबंधित है? तो बताते चले, अंगूर की खेती जो है वो भूमध्य सागरीय, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भूमध्य रेखी भी दे देता है तो कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये भूमध्य सागर याद रखिएगा। भूमध्य सागर के दोनों तरफ, मतलब अफ्रीका और यूरोप में दोनों तरफ जो होता है भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, और खासतौर से यूरोप के जो दक्षिणी हिस्से में जो भूमध्य सागर से सटा हुआ है, वहाँ पर खट्टे या रसदार फलों की खेती भी ये पूछ सकता है कि खट्टे और रसदार फलों के लिए कौन सा एरिया प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है कर्तन दहन, तो इसको कई नाम से जानते हैं, स्लैश एंड बर्न। देखिए यहाँ इंग्लिश में लिखा है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, मतलब काटो और खेती करो, काटो और जलाओ, इस तरह की भी खेती होती है, तो इसको हम झूम, भारत में क्या कहते हैं? झूम कहते हैं। अब भारत में झूम कहाँ कहते हैं? तो ये पूर्वोत्तर इलाकों में कहते हैं, मतलब जो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड से संबंधित जो है वो वहाँ पे। लद्दाख पूछा है, तो इंडोनेशिया और मलेशिया में, इंडोनेशिया और मलेशिया में इसको हम लद्दाख कहते हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया में, याद रखेंगे। और मिल्पा कहाँ कहते हैं? तो मध्य अमेरिका, या इसको हम मैक्सिको कह सकते हैं ना, यहाँ पर मध्य अमेरिका मतलब मैक्सिको, जहाँ जनरली ये पूछता है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि च्युइंगम क्या होता है? सब लोग खाए होंगे, जिसको हम लोग चबाते हैं वो गलता नहीं, मुंह में हमारे जाके घुलता नहीं है, तो जो पोटा वृक्ष से वो प्राप्त किया जाता है। ये बेटल ट्री भी दे देगा, BETEL बेटल ट्री, तो ये भी, इसको भी आप याद रखेंगे, बेटल ट्री या जो पोटा वृक्ष ये है ना, इसको आप याद रखेंगे। अगला, ठीक है, शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ है? तो शेफील्ड आप याद रखेंगे, ये औद्योगिक केंद्र जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में है। यॉर्कशायर एक राज्य है
दक्षिणी यॉर्कशायर, वहीं पर ये जो है वो शेफील्ड स्थित है। और याद रखेंगे कि ये जो है वो स्टील, इस्पात के उत्पादन के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। चलिए अगला है, एक प्रश्न और पूछ देता है, जैसे ये जर्मनी में तो रूर पूछ देता है कि रूर घाटी जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर है, तो ये जर्मनी में है। और राइन घाटी, यहाँ के लिए याद रखेंगे राइन घाटी जो है ये औद्योगिक प्रदेश जो है वो फ्रांस में है। तो रूर और राइन, इसको आप याद रखेंगे। अगला है, देखिए आइए अगला, देखिए अगला प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकते हैं, कोयला के लिए प्रसिद्ध है और ये यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो औद्योगिक प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि ओरिएंट एक्सप्रेस मार्ग जोड़ता है, ये मार्ग यहाँ भूल गया है, ये एक्सप्रेस माने ये क्या है कि एक रेल मार्ग है और ये जोड़ता है फ्रांस में एक जगह है पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और इसको ये टर्की में एक जगह है, इसको हम इस्तांबुल कहते हैं, यहाँ तक जोड़ता है। इसको कांस्टेंटिनोप भी कर सकता है, ये याद रखेंगे। तो इसका सही जो उत्तर हो गया वो ओरिएंट एक्सप्रेस का। अगला प्रश्न है कि पनामा नहर की लंबाई, तो पहले बता दें कि पनामा नहर की जो लंबाई है वो 77 किलोमीटर है। तो इसको आप, इसके नियरेस्ट जो ऑप्शन है वो 72 किलोमीटर वाला है, तो इसको आप मानेंगे 77 किलोमीटर वैसे इसकी लंबाई है। यह 77 या 80 देता है, तो 77 याद रखिए, 77 सही एग्जैक्ट लंबाई है। और बता देंगे पनामा नहर की है ना, पनामा नहर मतलब एक तरफ जो है वो अटलांटिक महासागर, ठीक है ना, और दूसरी तरफ जो है वो प्रशांत महासागर को जो जोड़ने वाली जो नहर है, जैसे ये अमेरिका का जो हिस्सा है आप इसको याद रखेंगे, ऐसे मध्य अमेरिका में जो है वो ये नहर जो है वो बंधी हुई है, यहीं पे पनामा देश है ना, यहाँ पे पनामा देश है और यहीं पे इसको काट के बनाया गया, इधर प्रशांत महासागर है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है, तो अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ता है। यहाँ पर एक ऑप्शन और अटलांटिक की जगह कभी कभी कैरिबियन भी दे देगा, दैट इज आल्सो करेक्ट। तो इसको याद रखेंगे। स्वेज नहर की जो लंबाई है वो 168 किलोमीटर, स्वेज नहर जो कि लाल सागर और वह भूमध्य सागर को जोड़ती है, ठीक है, इसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे। तो ये पूछ सकता है, 168 किलोमीटर की लंबाई है। इससे संबंधित देखिए ये प्रश्न आ ही गया, पनामा नहर जोड़ता है, तो आप इसका सही उत्तर जो है आप लगा सकते हैं अटलांटिक महासागर। यहाँ पर कैरिबियन भी दे सकता है, ठीक है ना, कैरिबियन दे सकता है, या हिंदी भाषी क्षेत्र है तो यहाँ इसको हम आंध्र भी कहते हैं, ठीक है ना, आंध्र या अंध महासागर भी कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे, अटलांटिक महासागर को आंध्र भी कहते हैं और उसी का एक छोटा सा हिस्सा है वो है कैरिबियन सागर, ठीक है ना, तो ये भी उत्तर रहेगा तो सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि पोर्ट सईद कहाँ है। पोर्ट सईद क्या है, ये एक बंदरगाह है, ठीक है ना, और ये स्वेज नहर के किनारे पर स्थित है, स्वेज नहर के, इसको आप याद रखेंगे। तो जानते हैं स्वेज नहर का संबंध इस पर किसका अधिकार है, तो मिस्र का, इसको हम इजिप्ट भी कह देते हैं, ठीक है ना, इसको भी आप याद रखेंगे। ये नहर जो है 1869 में जो है वो बन के संचालित शुरू हो गई थी और इसकी लंबाई जो है वो 168 किलोमीटर है, इसको भी आप याद रखेंगे। अन्य ऑप्शन पर थोड़ा चर्चा कर लिया जाए तो मिस्र की राजधानी जो है वो काहिरा या कायरो है। अगला इसमें काहिरा या कायरो लिखता है, इंग्लिश में कायरो लिखता है ना। मोरक्को की राजधानी रबात है, आपको याद होगा इब्न बतूता यहीं से आया था, ठीक है ना, जिसने अल रहला लिखा है, इब्न बतूता इसी मोरक्को का, ये अफ्रीका में पड़ता है ना। अल्जीरिया अल्जीयर्स इसकी राजधानी है, ठीक है ना, इसको भी आप याद रखेंगे। पूछ देता है कभी कभी राजधानी, पुर्तगाल की राजधानी जो हो गई वो लिस्बन हो गई, इस तरह से। और यदि इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहले जो है वो यही पुर्तगाली जो है वो भारत में आए थे। अगला प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि क्या है, तो इसको याद रखेंगे 1951 से 81 के बीच में। देखिए जब भारत स्वतंत्र हुआ, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, इसके बाद यहाँ के जो नेताओं ने बहुत अच्छा काम किया, जिससे मृत्यु दर में बहुत तेजी से गिरावट आई। तो जन्म दर तो वही था लेकिन मृत्यु दर जो है वो तेजी से घटा, जिसके कारण जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गई। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे इस तरह से, है ना। और एक क्वेश्चन पूछता है कि किस वर्ष को जनगणना के विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, तो ये है 1921। क्या हुआ था, जो 1911 से 21 के बीच में जब जनगणना हुई थी, तो 1911 में जितने लोग थे उससे जो है 21 में लोगों की संख्या जो है वो घट गई, यहाँ मतलब यहाँ पर ऋणात्मक वृद्धि हुई। तो यही इसीलिए 1921 के जो जनगणना वर्ष है इसको हम
जन विभाजक वर्ष के नाम से भी जानते हैं। इसको आप याद रखेंगे। और वर्तमान में जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है वो दशकीय 77.7 है। इसको आप याद रखेंगे, दशकीय इस वृद्धि से बढ़ रही है। अगला प्रश्न है कि नहर के सहारे किस प्रकार की प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। तो बता दें नहर कैसी होती है, नहर ऐसे सीधी होती है, तो यहाँ पर क्या है, रैखिक प्रकार की होगी, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे इस प्रकार से, डायग्राम से याद करेंगे तो ये अस्थायी याद होगा, है ना। गोलाकार क्या होता है, जैसे कोई झील है, झील के किनारे किनारे जब लोग बस जाते हैं तो इसको हम गोलाकार या वृत्ताकार प्रतिरूप भी कहते हैं, ठीक है। आयताकार क्या होता है, जहाँ पर दो सड़कें ऐसे एक दूसरे को काटती हैं, तो ये जो चौक होते हैं, तो यहाँ पर क्या होते हैं, आयताकार प्रकार की जो बस्तियां हैं वो बच जाती हैं। इसको इस प्रकार से आप याद रखेंगे। चलिए देखेंगे भारत में जनगणना के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या हो गया। तो ये पहले क्या था, 2001 की जनगणना के अनुसार ये 933 था, और 10 सीधे 10 इसमें वृद्धि हुई, तो ये 943 होगा। इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है ना। इसको आप यदि एक लाइन में पूछता है तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को, ठीक है ना, महिलाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। और यदि भारत में बात की जाए तो सबसे अधिक जो है वो लिंगानुपात वो है केरल में है, और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो है हरियाणा में। केरल का जो है वो 1084 है, 1084, एंड इसका 879, ठीक है ना। इसको याद रखिएंगे। यदि केंद्र शासित प्रदेश सहित बात किया जाए, दमन दीव का जो है वो सबसे कम जो है वो 618 था, ठीक है ना। इसको भी आप याद रखेंगे। और दादरा नगर हवेली का 774 था। अब तो दोनों एक मिल गए हैं, ध्यान देंगे, दमन दीव और ये दादरा नगर हवेली, ये अब इनका जो औसत रेशियो अब देखिए इस बार क्या आता है 2021 में। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। तो बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया, आप उसको इस तरह से आप याद रखेंगे। तो यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे जो घना बसा एरिया है वो दक्षिण पूर्वीय भाग है, और यहीं पे जो है वो कैनबरा है। पहले इसकी राजधानी मेलबोर्न हुआ करती थी, याद रखेंगे, ठीक है ना, मेलबोर्न। लेकिन अब इसकी राजधानी क्या है, वो कैनबरा है। अदीस अबाबा क्या है, अफ्रीका का एक देश है, इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। और वेलिंगटन क्या है, वेलिंगटन जो है वो न्यूजीलैंड की राजधानी है। इसको याद रखेंगे। लुसाका यह भी अफ्रीका का एक देश है, उसका नाम है जाम्बिया, और यहाँ की राजधानी है लुसाका। रबड़ किस कृषि से संबंधित है, चलिए आज बताते हैं। रबड़ के बड़े बड़े बागान होते हैं, तो ये जो है वो रबड़ जो है रोपण कृषि से, जैसे चाय की जो पौधे रोपे जाते हैं वैसे ही रबड़ के बड़े बड़े बागान रोपे जाते हैं। और बता दें, यदि इसमें देखिए पूछ देगा कि रबड़ किस जलवायु का पौधा है, तो भूमध्य रेखीय या विषुवत-रेखीय जलवायु का पौधा है, ठीक है ना, भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है। रबड़ के वृक्ष के लिए क्या चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए और अच्छी बारिश चाहिए। तो इसकी में ये पौधा, जैसे कि भारत का हम लोग का जो दक्षिणी भाग है, ठीक है ना, ये उष्णकटिबंध में पड़ता है। तो ये केरल, तमिलनाडु और ये कर्नाटक का जो कुछ भाग है, वहाँ पर रबड़ की जो है वो कृषि की जाती है। तो इसको याद रखेंगे। झूम कृषि स्थानांतरण कृषि है। दुग्ध कृषि जो है वो श्वेत क्रांति हुई थी, इसको आप याद रखेंगे। श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दूध कृषि से है। और वर्गीज कुरियन इसके जो है वो जनक माने जाते हैं, वर्गीज कुरियन, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रेट लेक्स जल मार्ग। ध्यान देंगे, ग्रेट लेक्स क्या है, जो 5 बड़ी झीलें हैं जिसको हम होम्स कोड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। तो सबसे बड़ी जो ताजे पानी की झील है वो सुपीरियर है। तो ये जो कहाँ से है, ये उत्तरी अमेरिका से संबंधित। अगला प्रश्न है कि ओपेक मतलब होता है ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जो होते हैं। तो ये इसका जो है वेनेजुएला, इसकी राजधानी वेनेजुएला की है काराकास, ठीक है ना, काराकास यहाँ की राजधानी है, और ये इसका सदस्य देश है। पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी इसको बड़े विस्तृत रूप से बताया है, तो अन्य वीडियो को आप देखेंगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है कि नगरीय समस्या, नगरों में किस चीज़ की समस्या होती है। तो गंदगी होती है, मलिन बस्तियाँ होती है, पेयजल की भी कमियाँ होती है, और वायु प्रदूषण भी होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। मेम्फिस एक शहर है, और जो कि मिसिसिपी नदी के किनारे है। ये यूएसए में पड़ता है, और यूएसए के कौन से राज्य में है, तो टेनेसी राज्य में है। इसको भी आप याद रखेंगे।
अगला पूछा है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो बता दें कालाहारी जो मरुस्थल है वो अफ्रीका में पड़ता है और यहाँ की एक जनजाति है जो बहुत प्रसिद्ध है, बुशमैन उसको कहते हैं। ठीक है, ये चींटी खाती हैं ये जनजातियाँ। अगला प्रश्न है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, इसको आप याद रखेंगे। अन्य राज्य असम का दिसपुर हो जाएगा, सिक्किम का गंगटोक हो जाएगा, मेघालय का शिलांग हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबे समय का हुआ, लेकिन यदि आप इसको देखे होंगे तो आपको काफ़ी इससे ज्ञान मिलेगा और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आने पे आप इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बहुत कम हो पा रहा है तो इसको थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास कीजिए, अन्य अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।